हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिंटाला एंड एज वी ऑल नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर सॉल्यूशन एंड हम बात कर चुके हैं बच्चों अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और हमने पिछली क्लास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। अब बच्चों हम आ चुके हैं चैप्टर के क्लाइमैक्स की ओर, है ना। आज हमें डिस्कस करना है द टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। abnormal molar mass and want of factor. So without any further delay, let's start the abnormal molar mass. Our topic is abnormal molar mass. तो बच्चों जैसा कि नाम से क्लियर है कि मोलर मास है ये, बट कैसा है ये? एबनॉर्मल मोलर मास है, यानी ये नॉर्मल मोलर मास नहीं है। नॉर्मल मोलर मास से हमारा मतलब है वो मोलर मास जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ये वो मोलर मास नहीं है, ये क्या है? उससे डिफरेंट है, उससे कुछ एबनॉर्मलिटी ये शो करेगा। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द एबनॉर्मल मोलर मास। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई एसिटिक एसिड है। क्या है हमारे पास? एसिटिक एसिड है। क्लियर? ये है आपका एसिटिक एसिड। बच्चों जब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे एसिटिक एसिड का, बच्चों जब हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला देखें हम, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का मोलर मास आपका 12 होता है, प्लस 3 वी हैव द हाइड्रोजन 3 into 1, प्लस वी हैव अगेन कार्बन दैट इज 12, प्लस वी हैव 2 ऑक्सीजन सो 2 into 16, प्लस वी हैव फाइनली एन हाइड्रोजन। तो जब हम इसका मोलर मास बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली, तो ये जो मोलर मास आएगा ये आ जाएगा बच्चों कितना? 60। मोलर मास कितना आ जाएगा? 60। किसका? एसिटिक एसिड का। यानी हम जब थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं ऑफ द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, देन इट कम्स आउट एज 60। ये क्या आता है बच्चों? 60 आता है। तो 60 क्या हो गया? इसका नॉर्मल मोलर मास हो गया जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है। अब बात करें बच्चों, जब एसिटिक एसिड का मोलर मास एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, जब इसका मोलर मास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका मोलर मास आता है बच्चों 120। कितना? 120। तो 120 क्या हो गया? इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास हो गई। तो यहां पर दो वैल्यू मिल रही है बच्चों में, वन इज द 60, अनदर वन इज द 120। बोथ आर क्लेमिंग टू बी अ मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। यहां पर जो 60 है बच्चों, 60 हमने क्या निकाला है? 60 निकाली हमने इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू, किसकी? मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड की। पर जब एसिटिक एसिड का मोलर मास एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, जब इसका मोलर मास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसके मोलर मास की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है बच्चों, वो कितनी आती है? 120। ये कितने आ गए बच्चों? 120 आ गई। क्लियर? थ्योरेटिकल वैल्यू 60 थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 120 आ गई। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए व्हेन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ एनी सबस्टेंस is either lower or higher than the theoretically calculated value, the molar mass is said to be abnormal molar mass। यानी जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है मोलर मास की, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट आ जाए, इधर इट मे बी लोअर, इट मे बी ए ग्रेटर, तो ये जो मोलर मास है बच्चों, ये मोलर मास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहां बच्चों हम एबनॉर्मल मोलर मास को डिफाइन कर सकते हैं दैट इफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास इज कम्स आउट either lower or higher than the expected theoretical value of molar mass, then the molar mass is said to be abnormal. If the experimental value of molar mass is either lower or higher than the expected theoretical value, the molar mass is said to be abnormal molar mass। ये हो गया बच्चों abnormal molar mass। अब हम बात करें एबनॉर्मल मोलर मास क्यों एग्जिबिट होता है। जैसे यहां पर हमारे पास एग्जांपल है कौन सा? एसिटिक एसिड का। तो हमें पता है इसका एसिटिक एसिड का जो मोलर मास एक्सपेरिमेंटल आया बच्चों कितना आया? 120 आया है, और थ्योरेटिकल हमने कैलकुलेट किया दैट इज 60। तो अब हम बात करें ऐसा क्या हो गया वहां पर कि इसका जो मोलर मास है उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आ गई? उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई 120। तो अब बात करें बच्चों इसके रीजन की भी, एबनॉर्मल मोलर मास हमें क्यों एग्जिबिट होता है। तो हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड का, जिसका मोलर मास हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया 60 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी 120। थ्योरेटिकल इज द 60 एंड एक्सपेरिमेंटल इज 120। तो बच्चों बात करें एसिटिक एसिड की, तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है दैट
the two molecules of acidic acid, the two molecules of acidic acid are combined with each other in the form of a dimer, in the form of a dimer, which is formed due to the intermolecular hydrogen bonding, due to intermolecular hydrogen bonding in between two molecules of acidic acid. In between two molecules of acidic acid there is इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक मॉलिक्यूल है बच्चों एसिडिक एसिड का, ये एसिडिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इस एसिडिक एसिड के ये दो ऑक्सीजन है और इसका जो ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में क्या एग्जिबिट होगी, यहाँ पर मिलेगी बच्चों आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर भी क्या है आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बच्चों क्या होती है, एसिडिक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर एक डाइमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वो एक डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। और डाइमर की वजह से अब ये पार्टिकल क्या हो गया, एक पार्टिकल कंबाइंड पार्टिकल हो गया। तो इसका जो मोलर मास आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 120। तो इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू बच्चों वो 60 है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 120 आ रही है बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए डाइमर। तो इस डाइमर की वजह से बच्चों जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ट्वाइस देन द एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू आपको मिलती है। क्लियर हुआ ये एग्जांपल। तो इस तरह से बच्चों हमें पार्टिकल्स का जो मोलर मास है वो क्या मिलता है, वो हमें एबनॉर्मल मोलर मास मिलता है। अब बच्चों हम बात करें कि यदि मोलर मास एबनॉर्मल होगा, यदि मोलर मास एबनॉर्मल होगा तो हमें पता है मोलर मास पे कौन डिपेंड कर रही है, मोलर मास पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। तो जिस तरह से मोलर मास एबनॉर्मल हो रहा है बच्चों, मोलर मास एबनॉर्मलिटी एग्जिबिट कर रहा है, कुछ उसी तरह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होंगी, वो भी आपको एबनॉर्मल मिलेंगी। उनकी वैल्यूज भी जो थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं उससे कुछ डिफरेंट मिलेगी जब हम उनको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे। इट मीन्स जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, जो उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो भी उनकी थ्योरेटिकल वैल्यू से कैसी मिलेंगी आपको, वो वेरी करती मिलेंगी, वो उससे डिफरेंट मिलेंगी। बिकॉज हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है ऑन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। किस पे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो बच्चों जब हम बात करें कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी उनकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होंगी वो थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट मिलेंगी आपको, वो अलग मिलेगी। इस बात को एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट हुए वॉन्टॉफ, इन्होंने वॉन्टॉफ ने, उन्होंने एक फैक्टर दिया बच्चों, उन्होंने एक फैक्टर दिया था उनके नाम से ही, दैट इज द वॉन्टॉफ फैक्टर। क्या हो जाएगा, वॉन्टॉफ फैक्टर। तो वॉन्टॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द वॉन्टॉफ फैक्टर टू शो अ रिलेशन इन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उन्होंने क्या बताया बच्चों कि जो वॉन्टॉफ फैक्टर है जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉन्टॉफ ने बताया कि आई की जो वैल्यू होती है बच्चों, दैट इज द वॉन्टॉफ फैक्टर क्या होगा, ये होगा आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड theoretical वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, वॉन्टॉफ फैक्टर, वॉन्टॉफ फैक्टर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो। So it may be defined as the ratio of experimental value of colligative properties to the theoretical value of colligative properties is known as Van't-Hoff factor. Van't-Hoff factor हो जाएगा बच्चों the ratio of experimental values of colligative properties to the theoretical value of colligative properties is known as Van't-Hoff factor. तो ये हो गया बच्चों Van't-Hoff factor का फॉर्मूला, that is the ratio of experimental value of colligative properties to the theoretical value of colligative properties. अब हमें पता है बच्चों कि जो colligative properties होती हैं, कि जो colligative properties होती हैं बच्चों
वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। हमने जितने भी फॉर्मूलाज डिस्कस किए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, उन सबको यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है दैट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों जो आई की वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है। तो ये जो मोलर मास के रेस्पेक्ट में बात करेंगे बच्चों, मोलर मास के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो आई आएगा बच्चों वो आ जाएगा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास टू द experimental value of molar mass, theoretical value of molar mass to the experimental value of molar mass, because the colligative property is inversely proportional to the molar mass। जब colligative properties के रेस्पेक्ट में हम रेशियो निकालेंगे, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल का रेशियो, और जब मोलर मास के रेस्पेक्ट में आई की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी, दैट इज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल का रेशियो हो जाएगा। क्लियर? ये हुई बच्चों बात किसकी? वांट ऑफ फैक्टर की। किसकी? वांट ऑफ फैक्टर। अब हम बात करें कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो जो वेरिएशन शो कर रही है भी, जो इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल से डिफरेंट आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भी, इसके पीछे क्या रीजन है? तो बच्चों जब हम रीजन की बात करें तो मोटा मोटी 3 रीजन निकल के आते हैं हमारे पास। वन इज द सॉल्यूशन इज नॉट बिहेविंग आइडियली, दैट इज द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। जब तक सॉल्यूशन डाइल्यूट है बच्चों तब तक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो नॉर्मल मिलेगी आपको। जैसे ही सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया बच्चों, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी तो वहां पर जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियली बिहेव शो करेगा, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो नॉर्मल आपको नहीं मिलेगी। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल से डिफरेंट आएगी। क्लियर? तो एक तो रीजन हो गया दैट द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। इसके अलावा तो 2 मेन रीजन निकल के आते हैं, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स एंड डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं बच्चों, उनको जब एक्वस में डाला जाता है या फिर उनको जब सॉल्वेंट में डाला जाता है तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? ये पार्टिकल्स डिसोशिएट हो जाते हैं या फिर एसोसिएट हो जाते हैं। अब हमें पता है जब पार्टिकल्स एसोसिएट हो गए या फिर डिसोशिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए। जैसे हम एग्जांपल के दौर में बात करें, जैसे हम एग्जांपल के दौर में बच्चों बात करें तो हमें पता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था बच्चों किसका? एसिडिक एसिड का। हमने थोड़ी देर पहले किसका एग्जांपल लिया था बच्चों? एसिडिक एसिड का एग्जांपल लिया था जब हमने बात की थी किसकी? जब हमने बात की थी एबनॉर्मल मोलर मास की। तो बच्चों हमें पता है कि एसिडिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे, एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे थे? एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बना रहे थे डाइमर। क्या बना रहे थे? वो डाइमर बना रहे थे, यानी 2 एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक पार्टिकल्स फॉर्म कर रहे थे। अब यदि हम थ्योरेटिकली बात करें बच्चों तो थ्योरेटिकली तो ये कितने पार्टिकल्स हैं? थ्योरेटिकली तो ये 2 पार्टिकल्स हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ये कितने पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए जाएंगे? एक्सपेरिमेंटली इनको ऑब्जर्व किया जाएगा एज ए 1 पार्टिकल ओनली। अब हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे कर रही है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो थ्योरेटिकली तो ये 2 पार्टिकल्स हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ये 1 पार्टिकल्स है। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वो इससे कैलकुलेट की जाएगी 2 नंबर ऑफ पार्टिकल से, बट जो ऑब्जर्व की जाएगी वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वो किन से आएगी बच्चों? वो 1 पार्टिकल्स पे आएगी, वो 1 पार्टिकल से निकल के आएगी। तो दोनों वेरी कर रहे हैं बच्चों, इसी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या करेंगी? वेरी करेंगी। ये क्यों हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? पार्टिकल्स का बच्चों एसोसिएशन हो रहा है। पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? यहां पर एसोसिएट हो रहे हैं। ऐसे ही बच्चों यदि हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड की तो हमें पता है पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है। जैसे हम इनको एक्वस में डालेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? डिसोशिएट हो जाएंगे। कैटायन और एनायन क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे बच्चों, हमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे? हमें मिलेंगे 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। थ्योरेटिकली देयर आर 1 पार्टिकल ओनली, बट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वो 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स की आ रही है। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वो 1 पार्टिकल से निकल के आएगी, बट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी वो किससे आएगी? वो 2 नंबर ऑफ पार्टिकल से आएगी। अगेन जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वो थ्योरेटिकल से क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। तो हम बात करें
ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो थ्योरेटिकल से डिफरेंट क्यों आ रही है, तो हमें पता चलता है ऐसा इस वजह से हो रहा है, या तो सॉल्यूशन नॉन आइडियली बिहेव शो कर रहा है, या फिर वहां पर आपको डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स मिल रहा है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स मिल रहा है। तो बच्चों बात करें एसोसिएशन और डिसोसिएशन की, तो हमें पता होना चाहिए किन्हीं भी पार्टिकल्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें अब बात करनी है डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसकी बात करनी है बच्चों, हमें बात करनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। तो करते हैं बच्चों बात किसकी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। किसकी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो, दोनों को ही अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, दोनों को ही अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिसोसिएशन का मतलब है बच्चों पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिसोशिएट हो रहे हैं। कब, जब उनको सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास कोई पार्टिकल है ए, जो कि डिसोशिएट होने के बाद में N1 ऑफ B एंड N2 ऑफ C पार्टिकल्स देता है हमें। इसका वन पार्टिकल से हमें कितने मिलेंगे, N1 ऑफ B एंड N2 ऑफ C। हम ये मान के चल लें कि टोटल इसके वन पार्टिकल से हमें N1 प्लस N2 का यदि हम सम N ले लेते हैं, तो हम मान लें इसके वन पार्टिकल से हमें N नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। अब हमारे पास यदि वन पार्टिकल ऑफ ए है जिसमें से अल्फा पोर्शन डिसोशिएट हो जाए बच्चों, अल्फा पोर्शन डिसोशिएट हो जाएगा, तो हमें पता है आफ्टर डिसोसिएशन जो डिसोशिएटेड पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे N अल्फा। 1 माइनस अल्फा क्या होगी, अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स, और N अल्फा क्या होगी बच्चों, डिसोसिएटेड पार्टिकल्स। बिकॉज वन पार्टिकल ऑफ ए से N नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं, तो 1 में से अल्फा पोर्शन डिसोशिएट हुआ बच्चों, तो हमें कितने पार्टिकल्स मिल गए, हमें मिल गए N अल्फा पार्टिकल्स। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे बच्चों 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। यहां से बच्चों हमें वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा क्या हो जाएंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। क्लियर, इस वैल्यू को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये हुए वो पार्टिकल्स बच्चों जो आफ्टर डिसोसिएशन आपको मिले हैं। कब, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कितने मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये मिले हैं। तो बच्चों हमें पता है आई क्या होता है, आई होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमें पता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिपेंड करेगी बच्चों एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल्स पे। जो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, ये हैं, तो ये पार्टिकल्स, और जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो इस पे डिपेंड करेगी, दैट इज 1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो जो आई की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, दैट इज द रेशियो ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, दैट इज द थ्योरेटिकल वैल्यूज। तो इनका जो रेशियो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा अपॉन 1। क्लियर। अब यहां से हम अल्फा की वैल्यू बच्चों निकालें, यहां से हमें पता है I माइनस 1 इक्वल्स टू N माइनस 1 अल्फा, और यहां से अल्फा क्या निकालेंगे बच्चों, अल्फा आ जाएगा I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और अल्फा क्या होता है बच्चों, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ गया बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमें पता है बच्चों, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि I जो होती है, I की जो वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास होगी बच्चों mt अपॉन me। mt क्या है बच्चों, mt है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास, दैट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास। एंड me क्या है बच्चों, me है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास। तो I की वैल्यू ये होती है, तो यहां पर इस फॉर्मूले में जब बच्चों हम I की ये वैल्यू पुट करेंगे, I की जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू I के जगह हम क्या रख देंगे, mt अपॉन me माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन आ जाएगा N माइनस 1।
अपॉन एन माइनस 1। तो एम टी अपॉन एम ई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 1 को, तो हमें मिल जाएगा दैट एम टी माइनस एम ई अपॉन एम ई, और एन माइनस 1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये क्या आ गई बच्चों, ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू, अल्फा दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमें मिल गई अल्फा की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमने दो तरह से बात कर ली है, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू आई, और हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास, बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल। क्लियर? तो ये हुआ आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। विद द हेल्प ऑफ दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई और द वाइस वर्सा। क्लियर? दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अब बच्चों हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। कई बार कुछ पार्टिकल्स एसोसिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। तो बात करते हैं बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। हम मान लें हमारे पास n नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स हैं जो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं ए एन। इट मीन्स वी कैन से इफ 1 मोल ऑफ ए कंबाइंड विद ईच अदर देन दे विल फॉर्म 1 by n number of particles after the association. It means we can say if out of one particle of A, alpha portion is associated, then we will get alpha by n number of particles after association. Clear? It means 1 minus alpha आपके unassociated particles हो गए और alpha by n आपके associated particles हो गए। तो हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आ गए बच्चों आपके 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ये आ गया आपकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये अनएसोसिएटेड है और ये एसोसिएटेड है, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और हमें पता है आई क्या होती है बच्चों, आई होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल का रेशियो है। तो ये जो वैल्यू आई है बच्चों पार्टिकल्स की, ये कौन से हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो एक्सपेरिमेंटल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन टू द थ्योरेटिकल दैट इज 1, इनका जो रेशियो होगा बच्चों वो क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू। तो यहां से जब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो हमें पता है आई की वैल्यू ये है, यहां पर 1 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम हटा सकते हैं। सो आई विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है बच्चों। यहां से बच्चों जब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा बाय जो दोनों टर्म्स है उसको हम लेफ्ट में ले आते हैं, देन इट विल बी अल्फा माइनस अल्फा बाय एन इक्वल्स टू 1 माइनस आई, आई राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां से जब हम बच्चों इसको सोल्व करेंगे देन वी विल गेट एन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन एन इक्वल्स टू 1 माइनस आई। तो यहाँ n जो है बच्चों वो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट n अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू n इंटू 1 माइनस आई। और यहाँ पर अल्फा बच्चों कॉमन आएगा, तो विल गेट अल्फा n माइनस 1 इक्वल्स टू n 1 माइनस आई। अब यहाँ से बच्चों हम डिटरमाइन करेंगे द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट विल बी n 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या आ गई बच्चों, ये आ गई डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये आ गई बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू आई। आई के रेस्पेक्ट में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने बात कर ली अल्फा की, दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? अब बात करें बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन की विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो हमें पता है बच्चों आई क्या होता है, आई होता है एम टी एंड एम ई का रेशियो। एम टी इज द थ्योरेटिकल मोलर मास, एम ई इज द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई। अब हमें पता है आई की वैल्यू ये है, और हमें ये भी पता है बच्चों आई क्या था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी आई ये भी था बच्चों, आई वो भी है, इन दोनों को इक्विवेलेंट मानेंगे हम। सो आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। आई क्या बच्चों 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन इक्वल किसके बच्चों, इक्वल है एम टी अपॉन एम ई के। अब यहां से बच्चों हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे वैल्यू ऑफ अल्फा। क्लियर? तो अल्फा वाली टर्म को हम एक बार राइट में ले जाते हैं, तो ये आपकी टर्म आ जाएगी 1 माइनस एम टी अपॉन
एम ई इक्वल्स टू अल्फा माइनस अल्फा बाय एन। इसको बच्चों जो हम सोल्व करेंगे वी विल गेट एम ई माइनस एम टी अपॉन एम ई इक्वल्स टू अल्फा। बच्चों यदि हम कॉमन ले लें यहाँ पर अल्फा, यदि हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं वी विल गेट 1 माइनस 1 अपॉन एन, 1 माइनस 1 अपॉन एन। इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों एम ई माइनस एम टी अपॉन एम ई, इसको जब हम सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों n माइनस 1 अपॉन एन। क्या मिल गया? n माइनस 1 अपॉन एन। और यहां से बच्चों हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा क्या आ जाएगा आपका? अल्फा आ जाएगा एम ई माइनस एम टी अपॉन एम ई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1। यह आ गया बच्चों, ये आ गया आपका अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो ये बात हुई बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन की विद रिस्पेक्ट टू बोथ आई एज वेल एज मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो ये बच्चों हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, किसके? डिग्री ऑफ एसोसिएशन के, अल्फा के हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए। सो विद द हेल्प ऑफ अल्फा दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई और द वाइस वर्सा। तो ये हुई बच्चों बात आज डिग्री ऑफ एसोसिएशन की एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। एंड विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज द वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? एबनॉर्मल मोलर मास। तो बच्चों हमने स्टडी कर लिया वांट ऑफ फैक्टर एंड उसके अंदर हमने बात कर ली डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अब हमें पता है बच्चों, हमें पता है आई दैट इज द वांट ऑफ फैक्टर। ये होता क्या है? ये होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चों हमने जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, हमने 4 नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं। दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बच्चों बात की है। और इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो बात की है हमने, वो कैसी बात की है? वो हमने थ्योरेटिकल बात की है, यानी हमने जो इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ड्राइव किए हैं, हमने जो इनके फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? वो सबके सब थ्योरेटिकल हैं। और हमें पता है बच्चों कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, दे मे वेरी फ्रॉम द थ्योरेटिकल वैल्यू। तो हमारे जो फॉर्मूलाज हैं बच्चों, उन फॉर्मूलाज से जो हम वैल्यूज निकालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, दैट मे नॉट बी ट्रू। इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव टू कन्वर्ट द थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और हमें पता है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल का जो रिलेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो होता है ये, दैट इज द आई इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल, यानी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल का जो रेशियो है वो क्या है? आई है। और हमने अभी तक जो बात की है, हमने अभी तक बात की है थ्योरेटिकल वैल्यू की। अब बच्चों हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है थ्योरेटिकल से एक्सपेरिमेंटल कैसे आएगी कि थ्योरेटिकल वैल्यू को हम आई से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम थ्योरेटिकल वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? हमें मिल जाती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने अभी तक जितने भी बातें की है बच्चों, हमने अभी तक जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज ड्राइव हुए हैं, वो सब के सब थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज हैं, वो सब के सब थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं। तो उन सब फॉर्मूलाज को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू ऑफ आई से। तो जैसे हम थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज को हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, है ना। तो हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं उनकी बात करते हैं 1 बाय 1। हमने टोटल नंबर ऑफ 4 फॉर्मूलाज ड्राइव किए बच्चों। तो बच्चों हमने सबसे पहले बात की थी, हमने सबसे पहले बात की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसकी? हमने बात की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने बात की सबसे पहले बच्चों किसकी? हमने बात की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। और उसका फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था बच्चों? उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू काई 2, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू काई 2। फिर हमने बच्चों बात की
फिर हमने बात की एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और उसका बच्चों हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी। फिर हमने बात की बच्चों, उसके बाद बात की थी हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, किसकी? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? उसका फॉर्मूला था डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू मोलालिटी, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू मोलालिटी। और फाइनली हमने बात कर ली थी, फाइनली हमने बात की थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, किसकी बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर की, जिसका फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था? जिसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था पाई इक्वल्स टू सी आर टी, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। तो ये चार फॉर्मूलाज थे बच्चों जिनकी हमने बात की थी जब हमने स्टडी की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब ये चारों के चारों फॉर्मूलाज क्या थे बच्चों? ये चारों फॉर्मूलाज थे थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज, इनकी हेल्प से हम इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हमने थ्योरेटिकली वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू, ये आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये आपकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू, और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू। दीज ऑल आर द थ्योरेटिकल वैल्यूज एंड नाउ वी नो दैट in order to convert the theoretical value into experimental value we have to multiply the value of I with the theoretical value। I को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थ्योरेटिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल में कन्वर्ट। तो हम इन सभी वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द I दैट इज द वन टॉप फैक्टर। तो ये आगे आपके बच्चों नए फॉर्मूलाज, ये आगे आपके नए फॉर्मूलाज, दीज आर द मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या आ गई बच्चों आपकी? ये आ गई द मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दीज ऑल आर द मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये हुई बच्चों आज की क्लास। तो सबसे पहले हमने बात की एबनॉर्मल मोलर मास की, दैट इज इफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास इज ईदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू देन मोलर मास इज said to be abnormal molar mass। ये बात एबनॉर्मल मोलर मास की। फिर हमने बात की बच्चों वन टॉप फैक्टर, दैट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल का जो रेशियो है बच्चों वो क्या है? आई, दैट इज द वन टॉप फैक्टर। और हमने वन टॉप फैक्टर में ही बात कर ली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। Both are expressed as alpha and with the help of alpha we can find out the value of one top factor। और finally हमने with the help of one top factor we have modified all the expression of colligative properties into the modified expression। हमने जितने भी expression थे उनको सबको modify कर दिया by inserting the value of I into each formulas। सभी formulas में हमने I insert कर दिया और हमने formulas को क्या कर दिया? modify कर दिया। तो ये हुई बच्चों आज की क्लास। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे अगले चैप्टर की। तब तक क्या करना है आपको? तब तक इस चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में सभी को सोल्व करने हैं, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइजेज। कंप्लीट एक्सरसाइज को आपको अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेना है। तो मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में विद द न्यू चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।